नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है सरस्वती गंगा, तो जैसे ही हम YouTube पर उसे कोई भी सर्च करता है तो पहले फिल्मों के नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें एजुकेशन जोड़ दिया है। वैसे ये जो है सरस्वती गंगा के नाम से ही YouTube पर या नेट पर या गूगल पर जहाँ भी देखते हैं वहाँ उसी के नाम से ये आता है, ठीक है। एजुकेशन हमने जोड़ तो दिया पर वो दिखाता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि एजुकेशन जोड़ दिया जाए ताकि ये फिल्म ना दिखावें, ठीक है। तो ये बताना था मुझे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, अर्धस्वर व्यंजन, ठीक है। अर्धस्वर व्यंजन क्या होता है? तो ये व्यंजन ही होता है, हमने उसे पढ़ भी लिया है, लेकिन वो सभी व्यंजनों से अलग होता है। मैं आपको बताती रहती हूँ कि जितने भी व्यंजन हैं, चाहे वो स्पर्श व्यंजन के हों, चाहे वो अंतस्थ व्यंजन हो, चाहे वो उष्म व्यंजन हो, चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो, सबकी अपनी अपनी विशेषता है और सभी अपनी अपनी विशेषता के कारण जाने जाते हैं, इसीलिए उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो सभी जो व्यंजन हैं आप लोगों को पता है, बताती रहती हूँ मैंने पढ़ाया है कि सभी व्यंजन जो है हल वर्ण होते हैं, आधे होते हैं। जो स्वर होता है ए छोटा वाला, वो सब में जुड़ करके सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है, ठीक है। एक जो है पूर्ण रूप देता है, जैसे क है क प्लस ए, इस प्रकार से। तो सभी को तो ए जुड़ करके जो स्वर है हमारा वो जुड़ करके पूर्ण रूप देता है। कहने का मतलब यह है कि जिस भी व्यंजन पर जैसा भी स्वर लग जाता है उस व्यंजन का उसी प्रकार का रूप बन जाता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले वीडियो में देख लेना। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ ऐसे ओरली कि जैसे मान लिया हमें लिखना है काला, है ना, तो हम कल भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि क पर आ का बड़ा वाला मात्रा लगा दिया तो आ खिंच गया, है ना। उसका अर्थ हो गया काला, माने काला। कोई जैसे कि कोई वस्तु काली हो या कोई आदमी काला हो, वो रंग का हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी मात्रा को ए का डंडा जो है वो हटा दिया जाए, कल लिख दिया जाए, क खाली और ल, यानी छोटा छोटा आ जोड़ करके। एक बार यहाँ देख लीजिए, ओरली शायद समझ में ना आवे। जैसे मान लिया हमें लिखना है कल, ठीक है। अब इसका हम अगर बड़े विन्यास करें तो आधा क है, छोटा आ जुड़ा हुआ है इसमें, फिर इसमें ल है, फिर इसमें ए जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? कल हो गया। अब कल का मतलब क्या होता है? यस्टरडे होता है, अंग्रेजी का यस्टरडे, है ना। वैसे तो समझ ही नहीं पाओगे, मतलब बीता हुआ या आने वाला। जो बीत गया है उसको कल कहा जाता है, जो आएगा आज के बाद उसको कल कहा जाता है। तो इसका मतलब तो ये होता है। मैं स्वरों की बात बता रही हूँ कि स्वर जो है व्यंजन में जुड़ करके किस तरह से रूप परिवर्तित कर देते हैं, और सिर्फ रूप ही परिवर्तित नहीं करते हैं, उनका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, इसका तो कल है, अब इसी कल में हम आ का डंडा जोड़ देते हैं। यहाँ तो आ छोटा वाला जुड़ा है, अभी मैं क्या करती हूँ इसमें बड़ा बड़ा जोड़ देती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे बड़े वाला आ बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ बड़ा वाला का यही डंडा ही तो होता है, मैंने डंडा ही तो लगाया है। अब का में आ का मात्रा है ये, ठीक है, और ला में भी आ का मात्रा है। अब ये क्या हो गया? ये क्या था? आने वाला या जाने वाला कल, आने वाला या जाने वाला कल। जो चला गया वो कल, या फिर जो आएगा वो कल। तो इसका मतलब तो ये समय बता रहा है। लेकिन ये क्या बता रहा है? बड़ा आ का मात्रा लगते ही इसका रूप परिवर्तित हो गया, और ये बता रहा है कि कोई वस्तु या कोई आदमी या कोई जगह जो काली है, काला है, उस रंग बता रहा। ये क्या बता रहा है? ये तो समय बता रहा है, ठीक है ना, यानी कि दिन बता रहा है, और ये रंग बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो व्यंजन है इन पे जैसे स्वरों का निर्माण, जैसे स्वरों को जोड़ दिया जाता है, ये उसी प्रकार से अर्थ देने लगते हैं, उसी प्रकार से इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि सभी वर्ण जो व्यंजन है वो क्या हैं? हल हैं। हल माने आधे, ठीक है। तो मैं छोटा सा और दिखा देती हूँ आपको। जैसे दिन है ना, अब दिन देखो, यहाँ दिन लिखा हुआ है, और अब ये चूंकि जो द है, पहले हम द का ही उच्चारण करते हैं, द इन दिन, है ना।
तो द का उच्चारण करते हैं। अब इस पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। अब छोटी ई की मात्रा चाहे ऐसे चढ़ा लो, चाहे छोटी ई लिख लो, है ना। और उसके बाद है न, न में आई छुपा हुआ है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसी पर जो है छोटी ई की व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा लगा दी और न इसमें जोड़ दिया। तो क्या बता रहा है, ये दिन बता रहा है, यानी कि दिन का समय, है ना, या इतने दिन, जो भी, यानी दिन बता रहा है। लेकिन अभी इसी मात्रा को यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा लगा दिया जाए, तब क्या निकल के आ रहा है, देख लीजिए, दान, है ना, दान। तो अब समझ में आ रहा होगा। और इसी को चलिए और कुछ कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैंने ये दिन था पहले, अब दान हो गया। अब फिर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, है ना। अब यहाँ मैं बड़ी की मात्रा लगाऊंगी इस प्रकार से, जो दाहिनी तरफ से लगती है उसको लगाऊंगी, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, द पे बड़ी की मात्रा और न, अब ये क्या हो गया, दीन। अब दीन का मतलब क्या होता है, दिन का मतलब दिन होता है, डे, है ना। लेकिन दीन का मतलब क्या होता है, दुखियारी, गरीब, ठीक है, जो मतलब बहुत दुखी हो, उसको दीन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मात्रा के जुड़ते ही इनका एक तो रूप परिवर्तित होता है, दूसरा इनका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही थी कि किस प्रकार से जो व्यंजन है वो हल वर्ण है, और स्वरों को जब हम उसमें मिला देते हैं तो जिस प्रकार का स्वर उसमें मिलाते हैं उसका उसी प्रकार से उच्चारण हो जाता है, उसी प्रकार से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और फिर वो अलग अर्थ देने लगते हैं, अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि आज जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए, वो है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ठीक है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन क्या है, क्यों है, और फिर हम अर्धस्वर कैसे है, ये इसको हम बाद में जानेंगे। पहले हमें अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्यों कहते हैं इसको, वो चीज़ जानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये व्यंजन और स्वर दोनों के बीच में आता है। अब दोनों के बीच में कैसे आता है, देखिए, जैसे ये स्वर हो गया, ठीक है, और ये दूसरा है व्यंजन, दूसरा क्या है, ये व्यंजन है, ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच में कैसे आता है, देखिए कैसे आता है। जब जो स्वर है, इन स्वरों से जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, जो स्वर हैं इन स्वरों से इसका निर्माण हुआ है। और जैसे हम लिखते हैं ई प्लस आ, ठीक है। अब ई से तो या बन जाता है आधा और प्लस में आ है, तो जब आ इसमें मिलता है तो ये या बन जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि ये जो यारा लावा है ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ आप लोगों को, ये इनके बीच की कड़ी है, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, या रा ला और वा, ठीक है, ये इनके बीच की कड़ी है, ठीक है। ये दोनों में काम करते हैं, यानी कि स्वर में ज़रूरत हो तो स्वर में ये हो जाते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हैं। इस व्यंजन में ज़रूरत है तो व्यंजन में हो जाते हैं, ऑलरेडी उसमें भी हैं। यानी कि जो इनका रूप है वो व्यंजन में भी है और स्वर में भी है। इस रूप में ये व्यंजन में होते हैं, पर जब इनका वर्ण विश्लेषण किया जाता है स्वरों के माध्यम से तो इसमें सारे के सारे स्वर निकलते हैं। यानी कि एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो व्यंजन से बना हो, कोई भी व्यंजन से नहीं बना है, सभी स्वर से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जो स्वर और बीच के मध्य में स्थित हो, वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब स्वर और व्यंजन के मध्य में कौन स्थित है, य र ल व। अभी देखते हैं कैसे। दूसरा यह है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो ये इसका अर्थ क्या होता है, अंतस्थ का अर्थ ये होता है, देखो मैं बताना भूल गई थी,
अंतस्थ का मतलब होता है कि अंतः में स्थित, अंतः में, इसका अर्थ यही तो होता है। जब हम शब्दों का विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसका यही होगा ना, अंतः प्लस स्थित, है ना। स्थिर ना करो, स्थिर कर दो, स्थिर कर दो। स्थिर माने स्थित होना, बैठना, ठीक है। जो अंतःकरण में बैठे, जो वर्ण अंतःकरण में स्थित हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े से जब हमारी जो प्राणवायु है वो बाहर को निकलती है, तो बिना किसी रोक झोंक, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी चीज़ को स्पर्श किए हुए वो बाहर निकलती है, ठीक है। स्वर तंत्रियों को झंकृत करती हुई ये बाहर निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? फेफड़े से, ठीक है। इसका एक विज्ञान है, वो विज्ञान में किसी दिन पढ़ाऊंगी, किस तरह से, कहाँ से ध्वनि हमारी जो हम बोलना चाहते हैं वो कहाँ से उठती है, कहाँ टकराती है, और फिर किस प्रकार से हमारे मनोभाव में आ करके फिर हमारे स्वर के माध्यम से, प्राणवायु के माध्यम से बाहर निकलती है, स्वर तंत्रियों को झंकृत करते हुए या बिना उन्हें टच किए हुए। ये मैं एक दिन पढ़ाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अंतस्थ इसको क्यों कहा जाता है? अंतः प्लस स्थित माने रहना, बैठना, वास करना, निवास करना, मतलब इसका कई अर्थ है। निवास करना भी होता है, ठीक है, और रहना भी होता है ना, वास करना भी होता है, ठीक है, स्थित रहना भी होता है। तो कहने का मतलब जो अंतः में स्थित हो, जो अंतः में निवास करता हो, ऐसे वर्ण को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जब भी हम अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व का उच्चारण करते हैं तो फेफड़े से निकली हुई प्राणवायु डायरेक्ट कंठ से जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनको झंकृत करती हुई कंठ से डायरेक्ट बाहर आ जाती है, और किसी भी जो है भाग को, जो भी उच्चारण स्थान है उनको किसी को टच नहीं करती है। बेबाध यानी कोई बाधा, कोई रुकावट इनके उच्चारण में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरा इसका क्या था कि ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो दो तरीके से दोनों चीज़ें सही हैं। एक तो ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, ये भी सही है, और इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। दूसरा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो फेफड़े से निकली हुई वायु, प्राणवायु जो है वो गले में आकर के स्वरतंत्रियों को झंकार मारते हुए, हिलाते हुए, झंकृत करते हुए कंठ से डायरेक्ट बाहर निकल जाती है, तो इसलिए भी इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जो अंतः में निवास करता हो, अंतःकरण में निवास करता हो, और उसे डायरेक्ट वो बाहर निकल जाए बेबाधा, ठीक है, बिना रोक टोक के, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जो कि ये चारों हैं, य, र, ल, व, ठीक है, 4 के 4। अब हमें क्या जान लेना, ये तो ये था कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या है, और ये कहाँ कहाँ मतलब क्यों कहते हैं। एक तो स्वर व्यंजन के बीच में आता है, दूसरा ये जो फेफड़े से प्राणवायु है वो डायरेक्ट बाहर निकलती है स्वर तंत्रियों को झंकृत करते हुए, तो इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, बिना रोक टोक के बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब था। अब हम जान लेते हैं कि अर्ध स्वर कैसे हैं, अर्ध स्वर कैसे हैं ये हमें जानना है। तो चलिए जान लेते हैं। अर्ध स्वर ये इस प्रकार से हैं। अगर आपने संधि पढ़ी होगी, अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि में एक है यड़ स्वर संधि, जो स्वर संधि का चौथा पार्ट है, यड़ स्वर संधि, ठीक है। तो यड़ स्वर संधि में जो है ये इसी प्रकार के होते हैं कि स्वरों से मिल करके ही व्यंजन बन जाता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं। स्वर संधि पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बने कैसे हैं, ठीक है। अर्ध स्वर इनको क्यों कहा जाता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हम बनाते हैं इसको अर्ध स्वर, ये कैसे हैं। देखिए जैसे हमें बनाना है य को, अब ये अर्ध स्वर है, अब देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें ई लगेगा आगे और प्लस में होगा छोटा वाला आ,
छोटा वाला लगेगा तो खाली या बनेगा, बड़ा वाला लगेगा तो बड़ा या पर आका डंडा भी लग जाएगा, ठीक है ना। और अभी मैं उदाहरण बहुत सारे बताऊंगी, अभी पहले इसको समझ लीजिए। तो ई प्लस आ बराबर या होता है, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे। अब दूसरा है रे, ठीक है। तो पहले मैं व को बता देती हूँ। तो व का क्या रूप होता है, व का होता है उ प्लस आ बराबर व, ठीक है। उ प्लस आ बराबर व, ठीक है। अब रे क्या होता है, रे जो होता है री प्लस आ बराबर र, री प्लस आ बराबर र। अभी मैं इसको समझाती हूँ। ये जो री है ये जहाँ भी लगता है, ठीक है, जहाँ भी ये री आ जाती है और कहीं संधि विच्छेद करना हुआ या जोड़ना हुआ तो इसका जो है जो रूप बनता है वो होता है अर का। कौन सा रूप बनता है, अर का बनता है। तो इसमें क्या जोड़ दिया गया है, ए जोड़ दिया गया है। तो अर का रे आधा रे होता है, ऐसे ये आधा रे है, मैंने रे में पढ़ाया है रे के प्रकार में, आपने देखा होगा, ठीक है। मैंने रे के प्रकार में बताया कि इस प्रकार से जो रे होता है रेफ वाला रे, ठीक है, ऐसे ऊपर किसी व्यंजन स्वर के ऊपर लगा रहता है तो ये रेफ वाला रे होता है। तो ये इसी का होता है, इसी अर को जो है अर्ध रेफ वाला रे कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ से होता है, अर से होता है, री से होता है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया, ए जोड़ दिया। तो ये ए जोड़ने की वजह से रे हो गया पूरा का पूरा। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब बचा ले। अब ले कैसे बना हुआ है, इसमें ये वाला री, इसको री कहा जाता है। और इसका जब हम वर्ण विन्यास करते हैं तो री को जो इसमें रे री है इसको हटा देते हैं, केवल रे रह जाता है। कैसे, ऐसे ले प्लस री, ठीक है, ये री। अब री को जो है माइनस कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और प्लस में इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और इसमें प्लस में ए को जोड़ देते हैं। तब इसका जो रूप बनता है वो बनता है लय का, ठीक है। आ रहा समझ में, यानी इसको हटा देते हैं और ए को जोड़ देते हैं तो ये लय बनता है। तो क्या है ये, ली प्लस आ बराबर ल। अब आपने देखा, अच्छा ये बता दूं मैं आपको, ये जो ली है ये वैदिक जो संस्कृत है, वेदों में इसका प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं है। संस्कृत के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है, दो भाग हैं संस्कृत के, यानी दो प्रकार से संस्कृत जो है यूज की जाती है। एक वेदों की संस्कृत है, वैदिक संस्कृत उसको कहते हैं, जो वेदों में प्रयोग की जाती थी, ठीक है। उस प्रकार से संस्कृत अब प्रयोग नहीं की जा रही है, नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग। तो अभी जो प्रयोग की जा रही है वो लौकिक संस्कृत उसको कहते हैं, उसमें सरलता है कुछ। जो वैदिक संस्कृत है उसमें सरलता नहीं, बहुत कठिन है वो, ठीक है। तो जो रामायण गीता महाभारत लिखे गए हैं लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन जो हमारे वेद थे वे बहुत सारे, उतने सारे चारों वेद और उपनिषद और वे ये सारे के सारे जो है वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि आपने देखा कि ई प्लस आ बराबर या होता है। अर्धस्वर पढ़ा रही हूँ मैं, अर्धस्वर का मतलब बता रही हूँ। अर्धस्वर ये कैसे हैं, ई प्लस आ बराबर या, उ प्लस आ बराबर वा, री प्लस आ बराबर रे, री प्लस आ बराबर ले। यानी कि सारे के सारे जो चारों वर्ण हैं ये सारे के सारे जो है स्वरों से बने हुए हैं। अब देखिए अगर ये अकेला बनाया जाए और इसको ना लगाया जाए, इसमें मान लिया, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं प्रयोग बताती हूँ, प्रयोग कैसे होता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये बने कैसे हैं, इन्हें अर्धस्वर कैसे कहा जाता है। अर्धस्वर ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं ये री जो है ये वैदिक जो है संस्कृत का है, वैदिक संस्कृत का जो वेदों में प्रयोग किया गया वो संस्कृत है ये ली, ठीक है। वो उसका स्वर है, यानी संस्कृत का स्वर है ये। जब संस्कृत की वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें री का जो है, इस री को स्वरों में जोड़ा गया है। री को लेकर के, जैसे हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में जो मूल स्वर हैं हमारे हिंदी के 4 हो गए और एक 5वां ये है री, ठीक है, री है 5वां, ठीक है। इसको उसमें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में 5 मूल स्वर हो जाते हैं।
हमारी हिंदी में 4 हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो वही 5वां वाला संस्कृत का ये स्वर है री, ठीक है। री में से जो ये री है इसको हम माइनस कर देते हैं और इसमें ए जोड़ देते हैं तो ये जो है लय हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब मैं इसके आगे ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब मैं और दिखा देती हूँ कि इसका प्रयोग और कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमें लिखना है कि सॉरी यहीं से बता देती हूँ, दूसरी जगह लिखूंगी ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। मान लिया यहाँ लिखा है ई और यहाँ लिखा है, यहाँ कोई और मात्रा लगा दो कोई सा, ठीक है, तो वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा। मान लिया हमें लिखना है ई प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ या तो बन ही गया आधा, या तो आधा बन गया, प्लस में ए का डंडा इस पे लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? जैसे हम लिखते हैं गए, है ना, गए ऐसे लिखते हैं ना, तो ये इसी का मात्रा होता है। यानी कि ई के साथ ए का स्वर लगा हुआ है, इसमें जो है ई के साथ ये का स्वर लगा, एक ही मात्रा लगी हुई है। ये पूछा जाता है पेपरों में, इसलिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब मान लिया यहाँ पर बड़ी ई लिखा हुआ है, यहाँ आधा या है और बड़ी ई लिखा हुआ है, तब क्या होगा, ई होगा। यानी कि गई लिखना है, जैसे स्त्रीलिंग बन जाएगा, है ना, ये बहुवचन बन गया था। तो देखिए कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। यानी इसमें जैसे जोड़ोगे, जो मात्रा जोड़ोगे वो उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये किससे बन रहा है, स्वरों से बन रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये किस प्रकार से जो है अर्ध व्यंजन है। समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा। में आया तो मैं उसे दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी और वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।